हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान। आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिस्ट्री एनसीईआरटी की है ना। इनका चैप्टर नंबर 1 है कैसे, कब और कहाँ। फाइनली 2 घंटे मेहनत करने के बाद मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसे सौंपा था? ये कार्य इन्होंने रेनेल को सौंपा था। इसको रेनेल को। देखो, प्लासी का युद्ध के बाद है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। आप सबको पता है कब होता है? 1757 में होता है। प्लासी के युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रेनेल को ये कार्य सौंपा था, ताकि हिंदुस्तान पर अच्छे तरीके से शासन किया जा सके। इसीलिए उन्होंने ये नक्शे बनवाए थे। आगे देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यही रॉबर्ट क्लाइव था जिसने नक्शे तैयार करवाए थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। कब बने थे? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बने थे। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? मतलब शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1773। उसके अंतर्गत ये बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर जनरल था उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा था। यानी कि सर्वोच्च जनरल कौन था? बंगाल वाला। उसके अंडर में एक बॉम्बे वाला आ गया और एक मद्रास वाला आ गया। तो बॉम्बे और मद्रास वाले के ऊपर किसको रखा था? सर्वोच्च किसको रखा था? बंगाल के गवर्नर को। इसलिए उसके पद का नाम चेंज करके गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया था। क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल कर दिया था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, बेंटन योजना के तहत ही भारत आज़ाद हुआ था, है ना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। बेटे, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे जेम्स मील। जेम्स मील स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने 1817 के अंदर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। यानी कि भारत के जिन जिन जगहों पर अंग्रेजों का राज था वहाँ का उन्होंने इतिहास लिखा था और उसको नाम दिया था ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में। ये कौन कौन से थे? एक उन्होंने बताया जो प्राचीन समय का जो काल था, प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको उन्होंने नाम दिया था हिंदू। और जो मध्यकाल था उसको दिया था इन्होंने मुस्लिम। और तीसरा कालखंड जो आधुनिक है उसको अंग्रेजों वाला था, उसको इन्होंने ईसाई कालखंड में विभक्त किया है। तो जेम्स मिल था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई काल में। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल में। हिंदू यानी कि प्राचीन काल, और मध्यकाल यानी कि मुस्लिम काल, और आधुनिक काल जो कि ईसाई काल के अंतर्गत बांटा था। आगे देखिए, औपनिवेशिकरण का आशय। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? मतलब कि दूसरे देश की जमीन पर शासन करना औपनिवेशिक कहलाता है। औपनिवेशिकरण का आशय है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन करते हुए उस देश की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परंपरा में बदलाव करना। यानी कि जबरदस्ती बदलाव करना। जैसे अंग्रेजों ने भारत में बदलाव किया था, सती प्रथा पर रोक लगाना, है ना, और प्रेस यानी कि अखबार पर पाबंदी लगाना। इस तरह के कई उन्होंने परिवर्तन किए थे। तो वो क्या है? वो एक तरह से औपनिवेशिकरण कहलाता है। आगे देखो, भारत में
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। देखो अभिलेख किसको बोलते हैं? अभिलेख किसको बोलते हैं कि किसी ठोस सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है ना। तो ऐसे अभिलेखों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? देखो पहले जब कलकत्ता अपनी राजधानी थी ना, भारत की राजधानी पहले दिल्ली से पहले कलकत्ता थी, तब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कलकत्ता में बनाया गया था। कब? 1891 के अंदर। कब बनाया गया था? 1891 में। तो आपसे ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? तो 11 मार्च 1891 को की गई थी, दिल्ली के अंदर की गई थी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली से हटा करके कलकत्ता से हटा करके दिल्ली को बनाया गया था राजधानी। कब बनाया था? 1911 के अंदर बना दिया गया था। तब बाद में 1926 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार हैं वो कहाँ पर हैं? दिल्ली के अंदर हैं। और ये कब बनाया था? 1926 के अंदर बनाया था। आगे देखो, भारत में प्रथम बार जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना यानी कि यहाँ की जनता को समझने के लिए कि यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या करते हैं, है ना, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जनगणना इन्होंने 1872 में कराई थी। किसने करी थी? लॉर्ड मेयो, हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। लेकिन ये जनगणना सही नहीं थी, मतलब फिक्स नहीं थे, आंकड़े कम ज़्यादा थे, बराबर नहीं थे। तो भारत में आधिकारिक यानी कि व्यवस्थित रूप से जो जनगणना हुई थी वो 1881 के समय में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो पहली बार जनगणना तो हुई थी 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन आधिकारिक यानी कि व्यवस्थित जो जनगणना की गई थी, वास्तविक जनगणना, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक चिन्ह क्या है? ब्रिटिश भारत के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता थी ना, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? ब्रिटेनिया यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। आगे देखो, खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? खुशनवीसी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, और ये आपका पूरा कंप्लीट नोट्स है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस NCERT कक्षा 8 के जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी थी वो मैंने सारे नोट्स बना लिए। धन्यवाद।